हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 9 के टॉप 500 MCQ की बात करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता है, हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक आपको 500 ऑब्जेक्टिव की क्लास लगातार दी है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 9 साइंस और टेक की बात करने वाले हैं। यह लेक्चर देखिए दोस्तों, एक या दो उसमें आ सकता है पार्ट में, क्योंकि आपको एकदम 500 प्रश्न आपसे पढ़ाएंगे नहीं, साथ साथ आपसे याद भी नहीं हो पाएंगे। तो मेरा यही फोकस है कि आप जितना पढ़े अच्छा पढ़े, जिससे वो आपको याद हो सके। इसमें मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर में MPPSC के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर में ICT से जितने भी MCQ आए हैं, उन सबको इसमें मैंने क्या किया है, शामिल किया है। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कम से कम टॉप 200 या 250 के समथिंग MCQ सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद अगले जो हमारा पार्ट आएगा उसमें कम से कम 250 प्रश्न आएंगे, तो आसानी से आपके 500 प्रश्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न की देखिए स्क्रीनशॉट भी आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी कुछ ऐसा ही है कि मैंने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे उससे स्क्रीनशॉट लेके PPT बनाइए। तो आपको क्या करना है कि देखना है प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न आए हैं। आपको याद नहीं है तो आपको याद करना है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है कि सर ने नहीं पढ़ाया था, कुछ नवीन चीज़ें भी बताऊंगा, तो इसलिए लेक्चर में आखिर तक जरूर बने रहिए। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज पर केंद्रित है? क्या बोल रहा है, नेटवर्किंग और नौकरी के पर्पस के लिए कौन सी एप्लीकेशन बनाई गई है। तो देखिए हमने पढ़ा भी था जब मैंने आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स बताए थे। सोशल मीडिया पे क्या होता है, हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ये आप सभी को पता है। तो अब इसमें किसकी बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है या सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसपे आप क्या नौकरी की खोज कर सकते हैं। तो आपको फेसबुक क्या नौकरी की खोज करने के लिए बना है? बिल्कुल नहीं बना है। क्या एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप सभी को पता है। इंस्टाग्राम है क्या? नहीं है। ट्विटर है क्या? कि नहीं है सर, ट्विटर तो एक वेबलॉग है जिस पे हम छोटे छोटे ट्वीट कर सकते हैं। तो लिंक्डइन, तो इसका राइट आंसर क्या है, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन क्या है, एक प्रकार का सोशल मीडिया नेटवर्क है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नौकरी को खोज सकते हैं। ऐसे ही कुछ प्रकार के Naukri.com आपने देख रखा होगा। Naukri.com भी एक क्या है, नौकरी ढूंढने के लिए एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो यहाँ पर वही लिखा था जॉब सर्चिंग के लिए, तो जॉब सर्चिंग के लिए इसका राइट आंसर क्या है, लिंक्डइन। वैसे ही एक और आपको ऑप्शन याद रखना है, कौन सा, Naukri.com, पेपर में पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वो बोल रहा है, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में बात कर रहा है कि दो नेटवर्क के बीच में ईमेल पहुंचाने के लिए दो सर्वरों के बीच में कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने आपको मेल पढ़ाया था, नेटवर्क पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि उसमें हम कौन सा SMTP प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जिसका पूर्ण रूप क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, साइबर सुरक्षा की विशेषता है। अब वो पूछ रहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो क्या वो करता है, अनुपालन करता है? बिल्कुल करता है सर। आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा करता है? करता है। खतरे की रोकथाम करता है साइबर सिक्योरिटी? तो बिल्कुल करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न कभी आपके MPPSC एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से 90 से 99% तक मैं आपको बता रहा हूँ, उसका राइट आंसर क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो आप कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाइए कि एक लगा देता हूँ, दो लगा देता हूँ। मैक्सिमम आए तो मैक्सिमम आपको किस ऑप्शन पे जाना है, उपयुक्त सभी पर जाना है। यहाँ पर लिखा था कंप्लायंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन, तो ये सभी का काम करता है। ये मैंने आपको सब साइबर सिक्योरिटी पढ़ाई थी, उसमें मैंने इसकी बात की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, नागरिक को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना। ये बिल्कुल सही है क्या? बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा है, नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। क्या करता है क्या ई गवर्नेंस? नहीं करता है।
तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना। क्या आपको लगता है ये आंसर है? तो इसका राइट आंसर है सी। ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया था, जिसका पूर्ण रूप क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बताया था, जिसके द्वारा हम क्या करती है गवर्नमेंट, आपको तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर आपको अच्छे से अच्छा गवर्नेंस यानी शासन देने की बात करती है। तो वही क्या होता है? ई गवर्नेंस होता है। ई कॉमर्स के लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना ई गवर्नेंस का कुछ काम नहीं है। ई गवर्नेंस का मेनली काम है शासन व्यवस्था को और सुचारू रूप से संचालित करना। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है? आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब क्या एम गवर्नमेंट मोबाइल गवर्नमेंट के लिए होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एस गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होता है। आर गवर्नमेंट जैसी हमने सर कुछ भी बात नहीं सुन रखी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ई गवर्नमेंट। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन यानी पूरी आपके पास क्या होना चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन क्या कि जब वो जो जानकारी हमें है उसको हम क्या कर सके? ग्रहण कर सके, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है कि इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन है उन दोनों को जोड़ने का काम क्या करती है? टेक्नोलॉजी करती है। तो यही क्या है? आईसीटी के लिए बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक है। क्या है? ई गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या लिखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग हुज सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेसिक आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी उसने वही बात बोली कि आईसीटी के इंफ्रा को डेवलप करने हम क्यों कर रहे हैं, उसकी बुनियादी ढांचा क्या है? तो उसका बुनियादी ढांचा क्या है? ई गवर्नेंस है, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको एक्सटेंशन पढ़ाए थे जब हमने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा था। नहीं पढ़ा है वो तो जाके पढ़िए, 20-30 मिनट के लेक्चर है नॉर्मली एक एक, तो आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है। तो देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ। JPEG आपके मोबाइल में अभी आप क्या निकालेंगे? गैलरी खोलेंगे। गैलरी में जब प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपको फाइल का एक्सटेंशन क्या मिलेगा? JPEG, जिसका पूर्ण रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफ, और आगे क्या होता है? ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप तो उसका 100% आंसर है। DOC किसके लिए इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट जो हम सेव करते हैं वर्ड फाइल के, उसके लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। आपको याद रखना है DOC उसका क्या है? एक्सटेंशन है। अब आगे बात करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता की अभिवृद्धि करती है कहलाती है। यानी क्या कर रहा है? अभिवृद्धि और दक्षता, यानी कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस पर आप क्या करते हैं? सर्चिंग करते हैं। तो सर्चिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए कौन सी एल्गोरिथम इस्तेमाल की जाती है? तो उसका नाम है ह्यूरिस्टिक। क्या है? ह्यूरिस्टिक उसका क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब टेक्नोलॉजी के MCQ सॉल्व करें अपने पेपर में तो आप हिंदी पे मत जाइएगा। आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या करूँ, इंग्लिश का प्रेफर करता हूँ। इंग्लिश में क्या होगा कि आपको कुछ ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको आसानी से आंसर में क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा है, मेरे को लगता है इस बार भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बात को याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक, क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? दोस्तों जब मैंने क्या पढ़ाई थी आपको? क्रिप्टोग्राफी पढ़ाई थी। क्रिप्टोग्राफी में मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक होती थी एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एक होती थी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। ये दो शब्द मैंने बहुत अच्छे से बताए थे। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में क्या हुआ था कि आपके पास एक कोड होगा, उसको आप एक गुप्त कोड में कन्वर्ट कर देंगे। कौन से? एक पासवर्ड से। मान लीजिए एक नंबर के आपने की देके उसे गुप्त कोड में परिवर्तित कर दिया, और जब आपका दोस्त या सामने वाला उस डाटा को खोलेगा तो जो आपने पासवर्ड या की दी थी उसी कोड की सहायता से वो क्या खोल लेगा? कोड, अपना जो प्रोग्राम है वो ओपन कर लेगा। यानी मैंने क्या बताया था
कि जो सेंडर है उसके द्वारा भी एक ही पासवर्ड दिया गया यानी की दी गई है, और जो खोलेगा उसको भी एक ही की पता है कि इस पासवर्ड से यहाँ खुल जाएगा। और जिस कोड में हम उसे परिवर्तित करते हैं उसे क्या बोलते थे, सीफर टेक्स्ट नाम से उसे क्या जाना जाता था, ये भी मैंने आपको बताया था। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की जब बात की थी तो मैंने क्या बताया था, आप पासवर्ड डालेंगे वो अलग होगा और जो बंदा खोलेगा वो वाला पासवर्ड अलग होगा, तो वह असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी मैंने आपको बताया था। तो मेनली इसने क्या पूछा है, गोपनीयता की तकनीक है जो परिवर्तित करती है किसको, डेटा इंक्रिप्शन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन। यानी क्या होता है क्रिप्टोग्राफी में, आप डेटा को इंक्रिप्ट कर देते हैं, यानी आप किसी और फॉर्म में उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं स्टेनोग्राफी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। देखिए एक अपन ने क्या पढ़ी, क्रिप्टोग्राफी पढ़ी। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी में क्या होगा कि जो भी आप पासवर्ड वगैरह बनाएंगे वो आपको सामने दिखेगा। एक होता है स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफिक, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल की जाती है। इसमें क्या होता है, जब आप दो लोगों के बीच में बात करते हो तो हिडन रूप से बात करते हो, आपको दिखेगा भी नहीं कि ये चर्चाएं चल कहाँ रही हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत होता है, डेटा स्टेनोग्राफी के अंतर्गत होता है। तो स्टेनोग्राफी में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वो क्या होता है, हाइड करके यानी छुपा के पहुंचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डेटा हाइडिंग में इसका इस्तेमाल होता है स्टेनोग्राफी का। ठीक है, अब आगे आइए, आगे बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है स्टेनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइडिंग के थ्रू पहुँचाते हैं, इसमें हाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। विजिबिलिटी इसमें कभी भी नहीं दिखती, जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो कभी भी नहीं देख पाएंगे। क्रिप्टोग्राफी में आपके सामने प्रोग्राम हमेशा दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, आपको याद रखना। अब आगे बात करते हैं, ई वे एक उदाहरण है। आपको क्या लगता है ई वे किसका उदाहरण है? ई वे आपने सुन रखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वे, यानी आप किसी भी सर्विस को देने के लिए इंटरनेट की सहायता से इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रकार की क्या है, ई शॉप है, यानी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, यहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई शॉप्स। ईमेल नहीं हो सकता, ई प्रोक्यूरमेंट नहीं हो सकता, ई ऑक्शन नहीं हो सकता। अब आगे आइए, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है NAND। नैंड गेट को हमेशा क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। सीधे याद रखिएगा, ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बात करते हैं, रेडियो संचार किसके द्वारा किया जाता है? रेडियो कम्युनिकेशन वॉज मेड पॉसिबल वाई। इसने पूछा कि जो हम रेडियो कम्युनिकेशन होता है हमारा, वो किसकी सहायता से पॉसिबल है? तो उसका राइट आंसर क्या है, ट्रायोड ट्यूब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, रेडियो संचार स्थापित कर सकते हैं। अब देखिए आगे आइए, अगला प्रश्न है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? यानी क्या बोल रहा है वो, कौन सा डायमेंशन है जो ई कॉमर्स का वो किसी भी देश की जो सीमा होती है उसको फिक्स्ड नहीं करता है, यानी उसके बाहर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अमीरी है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर पूछ रहा है अंतरक्रियाशीलता नहीं है, सर्वविद्यमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, विश्वव्यापी पहुंच, यानी क्या बोल रहा है, ग्लोबल रीच की वो बात कर रहा है। क्या बोल रहा था, किस देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? यानी परे यानी सीमाओं से बाहर भी आप क्या कर सकते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो क्या है, उसकी एक विश्वव्यापी पहुंच है, यानी उसकी ग्लोबल रीच है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में पढ़ना है कितना कठिन लग रहा है। इंग्लिश में आएंगे, विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स एनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, यानी कंट्रीज के बाहर भी आपको क्या बना रहा है, सक्षम बना रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या है, विश्वव्यापी पहुंच है, यानी ग्लोबल रीच है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ रोबोट? यहाँ असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, ये फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल ये फायदा है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अब नौकरियां विस्थापित हो जाएंगी तो क्या ये फायदा है रोबोट के हिसाब से? नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी वाला। ठीक है, पढ़ने से समझ में आ रहा है। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किया सकते हैं, ये तो फायदा है। जैसे मान लिया आपदा आती है, आपदा में स्नेक नामक एक रोबोट बनाया जाता है,
जो क्या करता है कि जैसे कि मान लीजिए पत्थर गिरा जमीन के ऊपर, दब गए व्यक्ति, तो वो स्नेक रोबोट की मदद से उन व्यक्ति को खोजा जा सकता है। तो वही ये खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। वह थकते नहीं हैं और ना ही विश्राम करते हैं, ये भी क्या है उनकी एक फायदा है रोबोट का। तो जो फायदा नहीं है वो क्या है, वह नौकरियों को विस्थापित कर रहा है, यानी नौकरियों की कमी कर रहे हैं, तो यही इसका फायदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाला। आगे आइए, आगे बात करते हैं सोशल मीडिया अनुकूल क्या है। सोशल मीडिया स्पष्ट कंटेंट लिखना अनुकूल है क्या? बिल्कुल नहीं है। छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, बिल्कुल नहीं है। लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना, बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्क का क्या होता है? सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार किया जा सकता है, यानी इसका क्या है, इजीली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्किंग। आजकल हो रहा है, इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, किसी को फेमस होना है तो क्या करता है, इंस्टाग्राम पे आके एक रील बना देता है 1 मिनट की, कहीं वो वायरल हो जाती है तो वो फेमस हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है, आसानी से प्रचार करता है सोशल नेटवर्किंग के द्वारा। तो यही क्या है, सोशल मीडिया इसी के लिए क्या है, अनुकूल है। अब जैसे आपने मान लिया ज्ञान की बात डाल दी इंस्टाग्राम पे, आप उसे कभी नहीं देखेंगे, और आपको प्रचार करना होगा किसी चीज़ का तो आप तुरंत देख लेंगे। तो वही बता रहा है कि सोशल मीडिया के अनुकूल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है, शॉर्ट की डायोड इसका राइट आंसर है। एमपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ही पूछा था। ठीक है, ऐसे आए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोड़ भी दोगे तो, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे, ये आपने दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? यानी वो क्या बोल रहा है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, जॉन मैकार्थी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? यानी वो पूछ रहा है वर्चुअल असिस्टेंट का उदाहरण नहीं है। जैसे आपने आपके घर में देख रखा हो एलेक्सा, एलेक्सा टीवी चालू कर दो, एलेक्सा पंखा बंद कर दो, तो वो क्या होता है, उस बात सुन के आपके क्या होता है, कमांड के हिसाब से काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। जैसे आपके मोबाइल में आपने देख रखा होगा गूगल है, डीप माइंड, जिसे गूगल का एक वर्चुअल असिस्टेंट है डीप माइंड। आप उसमें कुछ भी बोलेंगे तो उस प्रकार का वो क्रिया करके क्या दे देगा, आपके सामने रिजल्ट प्रस्तुत कर देगा। तो उसमें पूछा है कि वर्चुअल असिस्टेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर्टेक्सा किसी का भी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। अब आपको इसका राइट आंसर देना है, सिरी किस कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है, कोर्टोना किस कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है, और एलेक्सा किस कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट है। इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटो एक्साइटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइस? यानी पक्षपात, यानी जो क्या करता है, पक्ष में जाता है या विपक्ष में जाता है, ऐसी बात वो पूछना चाहता है। तो देखिए डेटा बिल्कुल गलत, एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पीपुल्स लगते हैं उसमें, यानी जनता लोगों का इस्तेमाल होता है, क्षमता होती है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि वह कितना वह सोच सकता है, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें डाटा का क्या है, कोई उपयोग नहीं है। पक्षपात के रूप में डाटा का इस्तेमाल, पक्षपात का स्रोत क्या नहीं है, डेटा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा। अब अगले प्रश्न पे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो आप सभी को पता है DSL डाटा सब्सक्राइबर लिंक एक ऐसा है जिसमें इंटरनेट के जरिए हम क्या करते हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल नहीं है? प्रो रिक्रूटमेंट आप ऐसा पढ़ लीजिए, प्रो रिक्वायरमेंट पोर्टल नहीं है। यानी ये पोर्टल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होती है, गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाती है,
उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, बोली लगा सकते हैं, पैसा सबमिट करना है गवर्नमेंट में, तो ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो एमपी टेंडर्स एक है, पोर्टल है। एमपी ऑनलाइन इसका पोर्टल नहीं है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक पोर्टल है, यहाँ से आप गवर्नमेंट की किसी वस्तु को खरीद सकते हैं। फिर एमपी लुन भी एक क्या है, पोर्टल है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बेच या खरीद सकते हैं। पर एमपी ऑनलाइन क्या है, एक सेवा आधारित पोर्टल है, यहाँ से आप केवल गवर्नमेंट की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी फॉर्म को भरना, किसी जानकारी को अपडेट करना, इन सब का काम किस पे होता है, एमपी ऑनलाइन पे होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक साइबर अटैक की बात कर रहा है जिसमें क्या है, रिलीविंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी उसमें क्या करता है कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन की चुराने की बात कर रहा है। तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है, फिशिंग हमले के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ हमारा जानकारी चुराने की काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग हमला। फिशिंग हमले की बात मैंने आपको साइबर उस सिक्योरिटी में पढ़ाई थी। उसमें क्या होता है, जैसे आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड, तो आपके पास कॉल लगाएगा और आपसे डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो चुराने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो वही होता है क्या, एक प्रकार का छल है वो, जो फिशिंग के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर एक अगला हमारा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, यानी फायरवॉल की बात कर रहा है, क्या होता है। तो देखिए फायरवॉल ये आप समझ लीजिए दीवार है। जब आपके ऊपर कोई साइबर हमला करेगा वायरस के थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो फायरवॉल क्या करती है, उस डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक प्रकार की दीवार के रूप में काम करती है। तो वो क्या पूछ रहा है, एक नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना, टू ब्लॉक द अनएथोराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क। तो यानी वही मैंने अभी बात बताई थी कि कोई भी आपके पास क्या होगा, अनएथोराइज्ड डाटा आएगा, उसको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी वाला। आगे आइए, आगे ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, कौन सा लाभ है, सीमित पहुंच का लाभ है भैया, सर इसकी यहाँ सीमित पहुंच है। ऊंची परिचालन लागत, क्या इसको लागत इनकी हाई है, बिल्कुल नहीं है। खरीदारी के अनुभव को व्यक्ति परख करने की अक्षमता, बिल्कुल गलत। हर व्यक्ति को आज ई कॉमर्स का इस्तेमाल करना आता है। 24/7 कार्य करने की क्षमता क्या है, इसका लाभ है। यानी ई कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं, रात को 1 बजे भी किसी चीज़ को ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका लाभ पूछा था उसने, तो लाभ वही है कि 24x7 यानी 2400 घंटे 7 दिन यह क्या करता है, काम करता है। अब आगे आइए, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन किसके उदाहरण हैं। तो आप सभी को पता है B2C के उदाहरण है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के क्या है, ये उदाहरण है। पर वर्तमान में क्या होगा है, ये सब C2C में कन्वर्ट होते जा रहा है। कैसे, ये एक प्लेटफॉर्म बन गए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने टेबल फैन की एक कंपनी खोली, ठीक है, मैं इसे दूसरी कंपनी से खरीदता हूँ। यहाँ पर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने क्या दे दिया, मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप मेरी वेबसाइट से आके आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो मैं कहा कि फ्लिपकार्ट के कंज्यूमर हो गया, बिल्कुल हो गया। अब फ्लिपकार्ट के जरिए मैं किसी कंज्यूमर को बेच रहा हूँ, तो ये क्या होगा, C2C के तहत भी काम करने लगे हैं वर्तमान में। आपके पेपर में आता है, आप तो B2C लगा के आइएगा, B2C नहीं मिलता है C2C भी लगा देंगे तो बिल्कुल सही होगा। PSC क्योंकि दोनों आंसर मानता है हमेशा, ठीक है। अब आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपके मोबाइल पे जब आप देखते हैं ब्राउज़र, मैंने क्या बताया था, एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके ऊपर होता है, आपको पता है। मोज़िला फायरफॉक्स भी एक आपको टैब के फॉर्म में दिखता रहता है। गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर क्या है, याहू। याहू क्या है, एक सर्च इंजन है। जब आप किसी वेब ब्राउज़र के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर www जो यहाँ पर जगह होती है, उसमें जो हम चीज़ करते हैं उसे सर्च इंजन बोलते हैं। तो सर्च इंजन का क्या है, याहू है। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा
प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन, वैसे तो इसका राइट आंसर डिकोडिंग है। द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्ट्स द सिंबल यूज द सोर्स ऑफ द मैसेज। सीधी बात वो कहना चाहता है कि रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संदेशों की व्याख्या क्या करता है इसमें से, तो आप सभी को पता है डिकोडिंग करता है। यानी देखो समझने की हम कोशिश करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, मैंने यहाँ से आवाज़ दी तो ये क्या हुई, एक इनकोड हो गया, यानी किसी कोड के फॉर्म में ये किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे गई। अब इस प्लेटफॉर्म से कोई बंदा, दूसरा बंदा इसको सुनेगा तो वो क्या करेगा, इसे इनकोड करेगा। क्या करेगा, इनकोड करेगा। मैंने क्या कर दिया था, एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना डिकोडिंग होता है, और जो बदली हुई भाषा से उसे वापस उसके पूर्व वाले उसमें लाना, उसको क्या बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इनकोड बोलते हैं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, डिकोडिंग, यानी बी संकेतन इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। आप सभी को पता है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल दूसरे में किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का पहली जनरेशन के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ओपन एआई के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करने हेतु इंफॉर्मेशन एश्योरेंस फंडामेंटल टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए साइबर सिक्योरिटी की वापस बात आई, सर्वाधिक प्रश्न यही से पूछता है। अब हम सोशल मीडिया चलाते हैं, आप सभी को पता है, चलाते हैं। अब सोशल मीडिया तक हर कोई एक्सेस कर सकता है। कभी आपकी उसमें क्या होगी, ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। तो ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि देखिए, ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं, एथोराइज कर सकते हैं, नहीं, नॉन रिप्यूटेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑथेंटिकेशन। यानी आप साइबर सिक्योरिटी को एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म बना दीजिए, किसके द्वारा, पासवर्ड जनरेट करके, इन सभी के द्वारा जब आप उसे ऑथेंटिक बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने में फंडामेंटल टूल की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि वह स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम का एक टर्मिनल प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टेलनेट। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। LTE जो हम चलाते हैं, ठीक है, LTE का फुल फॉर्म का आपको क्या देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पीक डाउनलोडिंग स्पीड क्या है। तो आप सभी को पता है 100 MBps से अधिक ही क्या है, मेनली LTE की स्पीड है। फिर पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आप सभी को पता है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कैश मेमोरी का, हम जो भी प्रोसेस करने के लिए डाटा देते तो उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए कौन सा इस्तेमाल की जाती है, कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें लिखा है टू स्टोर द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा फ्रॉम फास्टर रिट्राइवल, यानी क्या, फास्टर रिट्राइवल के लिए फ्रीक्वेंटल एक्सेस डाटा स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी सीधी सी बात समझ लीजिए, बहुत टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है कि आपने कोई डाटा दिया, उस डाटा को आपको जल्द से जल्द प्रोसेस करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कैशे मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, ई कॉमर्स में से निम्न में से कौन सा पोर्टल वैल्यू चेन आधारित मॉडल क्वालिफाइड सपोर्ट एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। देखो भाई, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो बहुत कठिन कठिन शब्द बोल रहे हैं। मॉडल क्लासिफाइड सपोर्ट एक्टिविटीज़, मैंने प्रिक्रूटमेंट पोर्टल के बारे में पहले ही बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रिक्रूटमेंट पोर्टल। अब आगे बात करते हैं, आगे देख लीजिए, जो क्या बताई, चेन एनालिसिस की बात करें। अब इसमें होता है एक सपोर्ट एक्टिविटीज़ और एक होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। इनकी ज़्यादा आप तो ध्यान मत रखो, छोड़ो इसे। अगले प्रश्न पे आते हैं, कंफ्यूज हो रहा होगा वैसे भी इतने में ही। अब इसमें पूछ रहा है द कॉमन गेटवे इंटरफेस इज अ टेक्नोलॉजी डेट क्रिएट्स एंड हैंडल डॉक्यूमेंट्स विच आर। ये क्या पूछ रहा है, कॉमन गेटवे इंफॉर्मेशन इंटरफेस एक ऐसी तकनीक है जो दस्तावेजों को बनाती और संभालती है। तो यह क्या करता है, कॉमन गेटवे सर्विस जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे डायनामिक फॉर्म में क्या करता है, बनाता है, और उसे क्या करता है, मैनेज करता है।
अब आगे आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लिंक्डइन एक का प्राइमरी फोकस क्या है। तो मैंने आपको बता ही दिया था, कैरियर ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार का ई दक्ष परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, तो इसका मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स एवं ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन हेतु सरकारी ऑफिशियल्स को सैनिटाइज करना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था ई दक्ष पोर्टल का। क्या है, एक और देख लिया, टू सैनिटाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया। एक बिट में कितने बाइट्स होते हैं, तो आप सभी को पता है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो आप सभी को पता है 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सब एक बिट में क्या होता है, 8 बिट में क्या होता है, एक बाइट होती है। 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है। ये सब पेपर में पूछा जाता है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होती है। 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट होती है। अपने पीएससी ने ये पेटाबाइट तक पूछा है, तो आपको इतना तो इसे याद रखना है। अब आगे आइए, रोबोटिक्स में एक्ट्यूएटर्स का प्राथमिक कार्य क्या है। एक्ट्यूएटर्स का प्राथमिक कार्य क्या है, तो आप सभी को पता है क्या करता है, स्टोर्ड एनर्जी को मूवमेंट में बदलने का ये कार्य करता है। मैंने बताया था हाथ, बताए थे। अब हाथ में क्या है, जैसे बिजली का बिल, बिजली आई, बिजली से क्या हुआ, वो मूवमेंट करेगा और अपने कार्य को करेगा। तो वही बता रहा है, स्टोर एनर्जी को मूवमेंट में बदलने का काम होता है। फिर अगला है इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल की किस लेयर में किया जाता है। आप सभी को पता है रिपीटर क्या है, एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट को क्या करते हैं, भागों में बांट सकते हैं। तो ये क्या, उसे हम छू के दे सकते हैं। तो एक क्या है, एक प्रकार का फिजिकल लेयर। तो ये किस में इस्तेमाल की जाती है, फिजिकल लेयर में इस्तेमाल की जाती है। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिथम है। तो कौन सा स्थिर एल्गोरिथम, काउंटिंग सॉर्ट इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं, सफल ई गवर्नमेंट क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी आवश्यकता है। तो ऐसा प्रश्न पहले भी आया था, कुछ लैंग्वेज घुमा के दी है। उनने पूछा था ई गवर्नेंस के लिए बुनियादी ज़रूरत क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, ICT की ज़रूरत है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की। तो इसका राइट आंसर भी क्या है, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इसका राइट आंसर है। फिर ई प्रिक्रूटमेंट किसका एक उदाहरण है, तो किसका है, मैंने क्या बताया था, G2B, यानी गवर्नमेंट के जरिए आप कुछ भी बिजनेस करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है, ई प्रोक्यूरमेंट। ई प्रोक्यूरमेंट आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या है, G2B। अब आगे आइए, उपभोक्ता के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन आमतौर पर किसी व्यवसाय के माध्यम के मध्यस्थता को क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, उपभोक्ता, यानी बिटवीन कंज्यूमर एंड मीडिएटर थ्रू बिजनेस। यानी वो किसकी बात कर रहा है, बिजनेस के थ्रू आप मीडिएटर की मध्यस्थता की बदौलत क्या कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यानी एक प्लेटफॉर्म दे दिया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट की मदद से आप क्या कर रहे हैं, आपका कुछ भी, मान लीजिए टेक्स्ट बुक आप अपने बेच रहे हैं किसी कंज्यूमर को, तो वो किसके अंतर्गत आता है, C2C के अंतर्गत आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राजस्व मॉडल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा HTML वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेब पेजेस बनाने के लिए हम किसका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, HTML। तो यहीं पे वो बोल रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वेब पेजेस बनाने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, तो उसका राइट आंसर है वेब ब्राउज़र में उसका इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। तो पोर्ट नंबर 25 पे क्या होता है, वो संचालित होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। आरएसए एल्गोरिथम में पाया जाता है, डिफी हेलमैन एल्गोरिथम में भी पाया जाता है। ये साइबर सिक्योरिटी में इस्तेमाल होते हैं, याद रख लीजिएगा, पेपर में आता है तो। फिर आगे आपने नहीं पढ़ रखा होगा अभी ये दोनों, पर मैं प्रश्न इसलिए लगवा रहा हूँ कि आपने जो नहीं पढ़ा है कम से कम उसको याद तो रख लें हम। कुछ नहीं वैसा प्रश्न जाए गलती से तो हम उसे सॉल्व कर दें। फिर अगला है 8 क्यून प्रॉब्लम्स निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर देखिए अगला प्रश्न, मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए। तो आप सभी को पता है इंस्टेंट मैसेजिंग, जो हम दोस्तों से तुरंत बात करना चाहते हैं तो इंस्टेंट मैसेज आप कर सकते हैं किसी भी दोस्त को। ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 3 होती है। मैंने आपको बताया था कि देखिए एक कंप्यूटर रखते हैं, एक जांच करने के लिए एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 2 कंप्यूटर हैं और इन दोनों की को जो क्या करते हैं माप तोल के लिए एक आदमी बैठा रहता है। अब क्या करते हैं, ये वो आदमी है जो हम इन दोनों की कार्य का एफिशिएंसी नापेगा। ये एआई आधारित है और ये क्या है, मैं हूँ, मान लीजिए एक इंसान बैठा हुआ है। अब ये दोनों क्या करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट के तहत। एआई आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एफिशिएंसी के लिए ट्यूरिंग टेस्ट होता है। तो पहले मशीन के को एआई के थ्रू जांचेंगे और फिर क्या करेंगे, आदमी कितना काम कर सकता है। तो फिर उसमें क्या करेंगे, एआई कितना काम करके दे रहा है और इंसान कितना काम कर रहा है एफिशिएंट, उन दोनों को मापते हैं। उस मापन के लिए क्या करते हैं, एक आदमी को बीच में बिठाते हैं। तो इसमें क्या होता है, 3 व्यक्तियों की इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है। तो कौन सी नहीं है आप बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स कौन कौन से होते हैं। B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू बिजनेस C2B होता है। B2A होता है, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। C2A होता है, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये 6 प्रकार के क्या होते हैं, ई कॉमर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B2A था, C2B था, B2B था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेंस मीडिया का एक उदाहरण है। तो आप सभी को पता है कौन सा है, फाइबर ऑप्टिकल केबल। क्या है, फाइबर ऑप्टिकल केबल का हम इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं, संचार में एक गाइडेड मीडिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का एक साधन देता है। तो देखो आपके मोबाइल में आप एक केबल लगाते हैं चार्जिंग के लिए, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, कंप्यूटर से कोई भी डाटा आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यानी प्लग एंड प्ले, कभी भी उसे लगाइए और डाटा ट्रांसफ़र कर लिए। तो क्या हो रहा है, एक प्रकार का प्लग एंड प्ले ऑपरेशन हो रहा है। तो ये किसके थ्रू होता है, USB यूनिवर्सल सीरियल बस के द्वारा ये क्या होता है, प्लग प्ले ऑपरेशन संचालित होता है। फिर अगला ऑप्शन है, भारत सरकार द्वारा NMEICT परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ की गई है। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा विभाग के लिए, नेशनल एजुकेशन। यहाँ पर भी आ जाए, आपको एजुकेशन लगा के आना है। किसके लिए की गई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए की गई है। अब ऐसे प्रश्न तभी पूछेगा, ऐसे NMEICT क्यों पूछ रहा है, क्योंकि शिक्षा से संबंधित, और हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, इसलिए यह पूछता है ऐसे कुछ पोर्टल। फिर है, फजी लॉजिक का बहुत सफल उपयोग होता है। तो फजी लॉजिक का वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है, एयर कंडीशनर में, डिश वॉशर में, यानी उपयुक्त सभी में इसका इस्तेमाल होता है फजी लॉजिक का। 203 बार प्रश्न आया है वो। निम्नलिखित में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग FOPL में होता है। तो किस में होता है FOPL का इस्तेमाल, प्रीडिकेट करने में और लॉजिक क्वांटिफायर्स दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो अभी मैंने बताई थी, ट्यूरिंग टेस्ट का इसमें इस्तेमाल होता है, जिसमें 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो पल्स कोड, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है,
जैसे मॉडेम का इस्तेमाल तो आप करते ही हो, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करते हैं, तो उसका डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल में इस्तेमाल करना है। अब उसने पूछा इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब आगे बात करते हैं, इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो बिल्कुल सर हम प्रमोशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन करते हैं क्या आप जैसे इंटरनेट से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने एक कपड़े खरीदने के लिए आपने एक शर्ट परचेस की, अब उस पर उसने बता दिया 59 रुपीज़ की भैया ये शर्ट मिल रही है, क्या आप इससे नेगोशिएट करेंगे, नहीं भैया 57 में दे दो, या लड़की होंगी तो वो बोल देंगे सर 25 रुपये में दे दो, हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वो बता रहा है कि इंटरनेट ट्रेड के लिए एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, तो यहाँ पर नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नेगोशिएशन। प्रोडक्ट अच्छे मिल सकते हैं, प्राइस कम करके आप बेच सकते हैं, प्रमोशन आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप नहीं है, तो फिलोसॉफी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती नहीं आते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन कौन करता है, तो आप सभी को पता है एलेक्सा करती है, सिरी करती है, कॉर्टोना करती है, उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पर ऐसा प्रश्न आया था, और फिर पीएससी ने 2022 में क्या पूछा, निम्न में से कौन सा एआई असिस्टेंट नहीं है या वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, तो 3 कभी यहाँ हमको याद रहते, तो चौथा कॉर्टेक्सा आप आसानी से लगा देते हैं। तो यही क्या हो रहा है, पीएससी घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए मैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न लेके आया हूँ। फिर देखिए आगे, एटीएम मशीन क्या है, एटीएम मशीन कैसे काम करती है, क्या एक वह B2B है, B2C है, G2B है कि G2C है, तो वह क्या है, एक G2C है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, वह काम करता है। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा यूज़र डाटाग्राम पोर्टल का सपोर्ट नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम, या रिलायबिलिटी। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट यूजर डाटाग्राम पोर्टल। इसको क्या करिएगा, वैसे तो इसका राइट आंसर है रिलायबिलिटी, क्योंकि वह फैलता नहीं हर जगह, नेटवर्क फाइल सिस्टम है, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल करता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का ही वह इस्तेमाल करता है। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो आपको याद रखना 1996 में यूएसबी पोर्ट को प्रस्तावित किया गया था। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एक प्लग एंड प्ले प्रकार की क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। 1 गीगाबाइट किसके तुलना होती है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोगे क्या, नहीं दोगे, आप तो याद कर लिए 2 की पावर 30 बाइट के बराबर क्या होता है, 1 गीगाबाइट होता है। फिर माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल एक प्रकार के किसके उदाहरण है, स्कैनिंग डिवाइस है, माउस के थ्रू नहीं किया जा सकता, स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, मल्टीमीडिया डिवाइस नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रकार के पॉइंट डिवाइस है। आप जब माउस चलाते हैं तो आपके कंप्यूटर में कर्सर दिखता है, यानी वो क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर चैट जीपीटी ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग किया है, तो डीप लर्निंग तकनीक का और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों का इसने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। फिर देखिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में हुई थी, पढ़ा है अपन ने। फिर अगला देखिए, रोबोटिक्स में आवश्यक होती है, क्या होती है, रोबोटिक्स रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक में होता है, संगणक विभाग यानी कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ इन सभी में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो एप्पल सफारी प्रथम वेब ब्राउज़र था इसके हिसाब से। ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है, किसके ऊपर होता है, ईबे कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी काम करता है, पेपल भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर काम करता है, तो ए बी दोनों इसका राइट आंसर है। फिर IRCT वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है, तो आप सभी को पता है IRCTC किसकी, रेलवे की है, तो यह क्या कर रही है, गवर्नमेंट कस्टमर को क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, G2C। अगला देखिए, 1 टेराबाइट किसके बराबर है, तो 2 की पावर 40 बाइट्स के बराबर 1 टेराबाइट होता है। फिर आगे आइए, ACARA का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है ACARA, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्रकार का क्या है, इंडस्ट्रियल रोबोट है। 1980 के समथिंग इसका क्या होता है, विकास होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, सिलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म इसका पूर्ण रूप था। आगे बात करते हैं, एक और याद रख लीजिएगा, इंडस्ट्रियल रोबोट पूमा, पीएससी ने पीछे
प्रीवियस ईयर में पूछा था, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मैनिपुलेशन असेंबली आर्म, ऐसा इसका कुछ पूर्ण रूप था। तो एक बार उसे देख लीजिएगा। पूमा भी क्या है, एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है। फिर वो पूछ रहा है हनी पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, साइबर सुरक्षा में जो होते हैं हनी पोर्ट्स, उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से घुसपैठियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है सी। हनी पोर्ट्स क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके कंप्यूटर पे लगातार क्या होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं। अब आप क्या करेंगे, साइबर खिलाड़ियों जो साइबर अटैकर हैं उनको पकड़ने के लिए कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ऐसे पोर्ट्स बनाएंगे जो आपका साइबर अटैक करता है उनके बारे में आपको कुछ जानकारी उससे प्राप्त हो जाएगी। तो उन्हें ही क्या बोला जाता है, हनी पोर्ट्स बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किसने किया था, आप सभी को पता है सर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी, WWW की। निम्न में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है। अब बताओ कौन सा नहीं है, आपको क्या लगता है। राज्य मोड मिशन मोड प्रोजेक्ट नहीं है, यह आप सबने पढ़ रखा होगा। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे आते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या जब कोई ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी करता है। अब ऑनलाइन आपने खरीदारी कर ली, अब मान लिया आपने खरीदारी करी, आसानी से कर ली, पेमेंट भी अच्छे से कर दिया, प्रोडक्ट भी अच्छा आ गया। कभी गलती से प्रोडक्ट नहीं आता है तो आप उसे क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न भी आप आसानी से कर सकते हैं, ये भी है। पर वहाँ पर आजकल एक मेन चीज़ हमें क्या देखने को मिल रही है, प्रोडक्ट की उत्पाद, यानी जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका उत्पाद वर्तमान में अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या है, यही एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है। अगला, सरकार की सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा शिकायत द्वारा निवारण के लिए किन मुद्दों को नहीं लिया जाता है। इसका तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखिएगा नहीं मिलता है अभी भी स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पेपर में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की आवश्यकता होती है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में, यानी क्या बोल रहा है, इज रिक्वायर्ड इन सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ सिखाना है, तो आपको क्या आना चाहिए वो वहाँ पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है आपको प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रारंभिक परीक्षण दोनों आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, ठीक है, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक अनौपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है। तो कौन सी आती है, आपको क्या लग रहा है, विच सर्च टेक्निक ऑफ AI कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्म्ड रिसर्च सर्च डोमेन। देखो दोस्तों, इसका आंसर मैं 2 मिनट में बता दूंगा, पर इसको क्या करिएगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नहीं दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, इसका कमेंट बॉक्स में आपको पिन कराऊंगा कभी, जो सही करेगा। अब देखिए 89 नंबर की स्लाइड है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। 89 आगे लिख के आप बोलिएगा। फिर आगे, कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट है। तो आपको मैंने NAND 2 बार पूछ लिया, ये क्या एक प्रकार का यूनिवर्सल गेट है। फिर कंप्यूटर नेटवर्क में RPC से क्या समझते हैं। तो आपको याद रखना है, रिमोट प्रोटोकॉल कॉल क्या होता है, RPC का पूर्ण रूप होता है। अगला है, कौन सा संचार माध्यम लेजर लाइट को सूचना के स्रोत के रूप में ले जा सकता है। तो किसके थ्रू जाती है, आप सभी को पता है लेजर से लाइट जाती है, वो एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू ही वहाँ जा सकती है। सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए फुल ड्यूप्लेक्स मोड से आप क्या समझते हैं। तो फुल ड्यूप्लेक्स मोड में क्या होता है, जैसे अपना मोबाइल है, उधर से आवाज़ भी आ सकती है, एक साथ आप एक साथ बोल भी सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे ही हम फुल क्या बोलते हैं, फुल ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। अब देखिए कहाँ पर, एक साथ सेंडर रिसीवर को संदेश भेज सकता है और रिसीवर सेंडर को संदेश भेज सकता है। तो इसका राइट आंसर देखो क्या होता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये डुप्लेक्स लगे हैं। एक होता है हाफ डुप्लेक्स की, एक बार में एक ही बोलेगा। एक होता है फुल डुप्लेक्स की, एक साथ दोनों में से कोई भी बोल सकता है, दोनों के संदेश एक दूसरे को प्राप्त हो जाएंगे। फिर इंटरनेट पर डेटा को आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीक SSL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इसका पूर्ण रूप है SSL का। अगला है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का एक उदाहरण नहीं है।
तो आप सभी को पता है क्रिप्टोग्राफी क्या है, साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं, या है कि साइबर सिक्योरिटी का एक उदाहरण है क्रिप्टोग्राफी। फिर अगला है, निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीधे संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं है सीधे संबंधित? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है, उससे क्या है, संबंधित नहीं है। फिर आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य हेतु एक प्रमुख इकाई कौन सी है? तो सीडेक क्या है, जो कि क्या है, माइटी जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, उसके लिए क्या करती है, शोध और डेवलपमेंट का, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट का कौन सी संस्था काम करती है? तो सीडेक काम करती है, इसका मुख्यालय पुणे में। फिर पूछ रहा है कि द स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज इन 5G नेटवर्क डेट सपोर्ट हाई डाटा रेट्स, यानी 5G में जो स्पीड जो वर्तमान में चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड 6 गीगाहर्ट्ज से क्या है, 6 गीगाहर्ट्ज से अधिक है। फिर शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम लाया गया है? तो नेक, NCK, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कौन सा, नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या लाई है, गवर्नमेंट लेके आई है। क्यों लेके आई है? कि एजुकेशन की जो पॉलिसी है उसे आप एक्सेस कर सकें, इक्विटी कर सकें और उसकी क्वालिटी को भी देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 99 प्रश्न देखे। 1 मिनट में रुक जाइए, मैं दूसरी फाइल को अंदर इसमें अटैच कर लेता हूँ। देखिए यहाँ तो हमने पढ़ लिया है, 1 मिनट रुक जाइए। पानी पी लीजिए 2 मिनट जब तक ये हो रहा है। फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो इसे पूरा देख लीजिएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार देखिए, समझ में नहीं आ रहा उसका मतलब एक और बार देख लीजिएगा, पर पढ़ के ज़रूर जाइएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए फिर आगे हमारा अगला प्रश्न आता है, पेगासस एक उदाहरण है। तो ये पेगासस किसका उदाहरण है? ये एक प्रकार का डीनियल, ये एक प्रकार का क्या है, पेगासस नाम का आप सभी को पता है, एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम क्या है? तो मैंने आपको मेघराज का नाम बताया था, जो भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। फिर आगे देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग आप कहाँ पर कर सकते हैं? ट्विटर पे कर सकते हैं, जिसका वर्तमान नाम क्या है? एक्स है। ठीक है, अब आगे आइए, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो आप सभी को इसका क्या करना है, देखिए आप कमेंट बॉक्स में मत दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उसके द्वारा क्या किया गई है, जो हमारा सिग्नेचर है उसे लीगल ऑथेंटिकेशन दिया गया है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका क्या है? पूर्ण रूप है। इंग्लिश में पढ़ के जाइएगा जितने भी पूर्ण रूप होते हैं। फिर बोल रहा है RTGS का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका क्या है? पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न देखिए,
भू अभिलेखों की भारत की प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना क्या है? तो मैंने आपको बताया था भूमि नामक एक पोर्टल बनाया है ई गवर्नेंस के लिए। HTTPS आधारित वेबसाइटों में आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है? द HTTP बेस्ड वेबसाइट रिक्वायर्ड, यानी जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर होते हैं उसको किसकी ज़रूरत होती है? तो SSL डिजिटल सर्टिफिकेट की उसको क्या होती है? ज़रूरत होती है। आगे आइए, WWW किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आप सभी को पता है 1989 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है C2C प्लेट कॉमर्स के लिए है, पेटीएम है, बिल्कुल सही है। पेपाल है, बिल्कुल। देखिए अभी वर्तमान में मैंने आपको क्या बताया, सब C2C की काम कर रहे हैं, पर ये C2C सुनना चाह रहा है तो पेपाल इसका राइट आंसर आप लगा सकते हो। आप कुछ भी लगा के आएंगे तो वो भी, तो ईबे और पेपाल आपको याद रखना है ये C2C के लिए ही बने हुए हैं, ठीक है मेनली। अब फ्लिपकार्ट ये सब भी, अमेजोन भी क्या है, C2C पे जा रहे हैं, पर पेपाल और ईबे पहले से C2C पे काम करते हैं। फिर मध्य प्रदेश की ई गवर्नेंस योजना को हम क्या नाम है? तो ज्ञान दूत भी है, ग्राम संपर्क भी है, हेड स्टार्ट भी है। तो देखिए ई गवर्नेंस प्लान ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? ऑल ऑफ एबव है। फिर आगे आइए, 1 टेराबाइट किसके समतुल्य है? मैंने पहले ही बताया था, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया 2 दिसंबर के दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है इसका पूर्ण रूप है। फिर अगला आइए, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो आप सभी को पता है वुल्फ्रॉम अल्फा क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन नहीं है। फिर निम्न में से कौन सी एक इनपुट इकाई है? तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सब के द्वारा आप इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, बिल्कुल करते हैं। स्कैनर में क्या होता है, आप फाइल रख देते हैं तो ये पूरा स्कैन होकर अंदर चला जाता है, तो स्कैनर, तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से सभी। फिर अगला देखिए, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आप सभी को पता है 1024 बाइट होते हैं। फिर अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके द्वारा बनाई होती है? तो आप सभी को पता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स किसके द्वारा बनती है? सिलिकॉन के द्वारा बनती है। फिर अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट के पते में पद HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर आगे आइए, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रक्रिया कौन सी? यानी जो बच्चे होते हैं उनको हमको कंप्यूटर सिखाना है तो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? तो आप सभी को पता है बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी तो आप सभी को पता है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिस पे नीले और सिल्वर कलर के वो दिखते हैं, जो हम पहले इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या है? एक प्रकार की ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी कौन सी यूनिट होती है? तो अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट होती है CPU के अंदर तीसरी। कंप्यूटर की क्षमता क्या है? असीमित है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मानव मन तथा कंप्यूटर में से किसकी गति अधिक होती है? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर की गति अधिक होती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो भौतिक रूप यानी जिसको आप छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। फिर आगे, कंप्यूटर के भौतिक घटना में शामिल होता है, तो क्या मदरबोर्ड, रैम, CPU सभी क्या है? भौतिक घटना में शामिल है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। फिर चुंबकीय मेमोरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो आप सभी को पता है आयरन ऑक्साइड की क्या बनी होती है? चुंबकीय मेमोरी बनी होती है। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? तो सन माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने जावा भाषा का इस्तेमाल किया था। कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? यह सॉफ्टवेयर संरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, तो वही कंप्यूटर ग्रिड होता है। जैसे ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये CPU है, ये माउस है, तो ये सब जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं? ग्रिड बना रहे हैं, उसे ये कंप्यूटर ग्रिड बोल रहे हैं। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन का प्रयोग कर डाटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है? तो आप सभी को पता है मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर उसका बिल्कुल सही आंसर है। फिर कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने में मदद करता है? तो आप सभी को पता है इंटरफेस शब्द आ जाता है या इंटरकनेक्ट शब्द आ जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का इस्तेमाल करता है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर वह कार्य क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर का काम क्या है? सभी कंप्यूटर के उपकरण चला सकता है,
केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है, आंकड़ों की जरूरत गति के समावेश करता है, कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कौन करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो आप सभी को पता है ENIAC, ENIC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर कंप्यूटर क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फिर सूचना राजपथ कहा जाता था, आप सभी को पता है इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या आते हैं? पेंटियम ब्रांड के आते हैं। अगला, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति पर इस्तेमाल होता है? तो आप सभी को पता है बाइनरी टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करता है, यानी द्विधारी अंक पद्धति पे काम करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो आप सभी को पता है गणना का काम करता है कंप्यूटर। फिर इसमें क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो आजकल वो लॉजिकल परफॉर्मेंस भी कर रहा है। 124 बाइट के बराबर क्या होता है? तो आप सभी को पता है पहले केबी आता है, फिर एमबी आता है। तो केबी तो 1024 बाइट बराबर 1 केबी। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पहली वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आप सभी को पता है फोर्ट्रॉन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये क्या है? पहली वैज्ञानिक या साइंटिफिक लैंग्वेज है। कोबोल भाषा निम्न में से किसके लिए उपयोगी है? तो आप सभी को पता है कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि किस में इस्तेमाल होती है? बिजनेस आ रहा है तो व्यावसायिक कार्य में इस्तेमाल होती है। फिर अगला देखिए, साइबर अपराधियों द्वारा साइबर अपराधों को अवरुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाला ब्राउजर कौन सा है? तो वो कौन सा है? टोल ब्राउजर उसका राइट आंसर है। फिर आगे देखिए, डिजिटल फोटो बनाने के लिए सहायक होता है, तो आप सभी को पता है एडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल फोटो बनाने में इस्तेमाल होता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 4 बार बता चुका हूँ। डाटा ट्रांसफर रेट मापने के लिए किसका इस्तेमाल? BPS, बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, फिर MBPS या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला प्रश्न देखिए, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में वायरस फैलाता है कैसे? आपस में बात करके। तो आपस में बात तो कंप्यूटर करते नहीं है, एक दूसरे के पास रखने से वायरस नहीं फैलता, एक दूसरे के नेटवर्क का इस्तेमाल करने से वायरस फैलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फिशिंग प्रक्रिया है, तो फिशिंग के द्वारा क्या किया जाता है कि यूजर नेम, पासवर्ड या अन्य व्यक्तिगत सूचना को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है फिशिंग के द्वारा। फिर अगला देखिए, इंटरनेट के संचार के लिए प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो SMTP मैंने आपको बताया था, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं सॉरी, मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा? संचार के लिए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP मैंने आपको बताया था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर URL का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर क्या है? URL का पूर्ण रूप है। फिर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन को यूजर के सामने प्रकट किया जाता है, तो किसके द्वारा करते हो आप? जैसे मान लीजिए आपके CPU में कोई इन्फॉर्मेशन है और आपको मेरे को दिखाना है, तो आप किसके द्वारा दिखाओगे? कि सर मैं आपको मॉनिटर के द्वारा ये सब चीज़ें दिखा दूंगा मॉनिटर के ऊपर। फिर अगला है, पहली AI समिट किस देश में आयोजित की गई? हाल ही में की गई है, आपको याद रखना है, ब्रिटेन में पहली AI समिट आयोजित की गई थी। जानकारी और डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, तो आप सभी को पता है हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी के रूप में। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट बिक्सबी लॉन्च किया गया था 2017 में, बिक्सबी लॉन्च किया गया था। अगले देखिए, रोबोट सेम का संबंध है, तो आप सभी को पता है सेम रोबोट को न्यूजीलैंड ने क्या बनाया था? एक अपने जब चुनाव हो रहे थे उसमें उम्मीदवार बनाया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। फिर आगे, AI की शाखा जो विज्ञान से संबंधित है तथा जीव एवं मनुष्यों के बीच संवाद को समझती है, तो कौन से? न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा ये होता है। अगला देखिए, डिजिटल सिग्नल एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? डिजिटल घड़ी का, रेडियो सिग्नल का, कैलकुलेटर का। तो यह किसका? एक प्रकार से डिजिटल घड़ी का उदाहरण है। अब वैसे आना इसमें सब है, पर कैलकुलेटर इसमें दिक्कत कर रहा है, तो आप कैलकुलेटर भी मान लीजिए। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त तो सभी लगा के आना है। प्रगति का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रगति का पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पूर्ण रूप, इसलिए आपको याद रखना है। अगला देखिए, स्वयं ऐप पहल संबंधित है, इसे 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मदद से तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका पूर्ण रूप स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी। आगे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लाया गया था? तो आप सभी को पता है 2000 में लेके आया था।
फिर अगला है गर्भ ऐप किससे संबंधित है, तो गर्भ ऐप मैंने पढ़ाई थी, ग्रामीण विद्युतीकरण से यह संबंधित है। फिर आगे देखिए दीक्षा ऐप किससे संबंधित है, तो दीक्षा ऐप के बारे में पूछ रहा है कि इसका उद्देश्य शिक्षकों की जीवन शैली में सुधार करना है, बिल्कुल सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किए, बिल्कुल सही है। पूर्ण रूप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। आगे देखिए भारत में ई शासन के विकास के प्रथम चरण में क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सर, सबसे पहले तो आप ये कर लो कि कंप्यूटर हर ऑफिस में रख दो, तो पहला चरण क्या होगा, कंप्यूटरीकरण होगा। फिर देखिए भारत में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप सभी को पता है 1 जुलाई 2015 को हुई थी। अगला प्रशासन के कार्य में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है, तो आप सभी को पता है ई गवर्नेंस कहलाता है। हॉटमेल के संस्थापक कौन थे, तो सबीर भाटिया जो भारतीय थे हॉटमेल के संस्थापक है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न देखो, इंटरनेट में एस किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मैसेंजर को SMS कहा जाता है। फिर भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति कब लागू हुई थी, 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति लागू हुई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड की सेवा शुरू की गई, तो आप सभी को पता है विदेश सेवा संचार निगम लिमिटेड ने भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट लाए थे, तो कब लाए थे, 15 अगस्त सन 1995 को। फिर अगला है भारत नेट परियोजना का वित्त पोषण कौन कर रहा है, तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लोंगेशन फंड इसका क्या कर रहा है, वित्त पोषण कर रहा है। यूट्यूब की स्थापना कब हुई, तो आप सभी को पता है 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। हाइक के संस्थापक कौन है, तो केविन भारती मित्तल इसके संस्थापक है। व्योम मित्र रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आप सभी को पता है इसरो द्वारा विकसित किया गया है। कहाँ पर, गगनयान मिशन के थ्रू इसको पहुंचाया जाएगा। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये भी मैंने आपको बताया था। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है रेस प्रोग्राम में, रेस का पूर्ण रूप क्या है, तो आप सभी को पता है रिस्पॉन्सिबल AI पोर्टल फॉर सोशल एम्पावरमेंट इसका पूर्ण रूप है। आगे आइए, CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा AI का नुकसान है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को बढ़ाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिल्कुल बढ़ा रहा है सर, सिक्योरिटी रिस्क है, बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑल। फिर निम्नलिखित में से कौन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आप सभी को पता है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, पाइथन, जावा, ये सभी क्या है, AI प्रोग्रामिंग है। डिजिटल इंडिया के कुल कितने पिलर है, तो आप सभी को पता है 9 पिलर हैं। फिर आगे आइए, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP कब शुरू हुआ था, तो आप सभी को पता है 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लेके आई थी भारत सरकार। मिलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है, तो वायरस है, बॉम्ब है, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी क्या है, मिलिशियस सॉफ्टवेयर है। आगे आइए, बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से परेशान करना क्या कहलाता है, तो साइबर स्टॉकिंग मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है, बच्चों को ऑनलाइन परेशान करना। फिर आगे आइए, डेटा को इनक्रिप्ट करने पर, बदलने पर कोड को क्या कहते हैं, तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था सिफर टेक्स्ट उसे कहते हैं। फिर आगे, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में किया जाता है, तो आप सभी को पता है फायरवॉल का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साइबर अपराध से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का नाम क्या है, बायोमेट्रिक कर सकते हैं। फिर कैप्चा मैंने बताया था केवल रोबोट उसे समझ नहीं सकता है। फिर इंक्रिप्शन और डी इंक्रिप्शन कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। फिर आ गया ये, निम्न में से किस तकनीक द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है, तो आप सभी को पता है डेटा का बैकअप कॉपी रखना, फायरवॉल उपयोग करना चाहिए, एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। फिर आ गया ये क्रैकर्स जो कि हैकर्स का एक प्रकार है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है क्रैकर्स को। फिर फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर। वो पूछ रहा है कि निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है पैकेट्स के फॉर्म में डाटा ट्रांसफर करने को एक स्थान से दूसरे स्थान, तो किसका, स्विच तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेटवर्क इन्वायरमेंट, जो हमारा नेटवर्क है उसमें कौन सा एक सर्वर नहीं है, तो आप सभी को पता है नेटवर्क किसी प्रकार का भी एक सर्वर नहीं है, PSC ने पूछा हुआ है। फिर आगे आइए, ब्लोफिश किस प्रकार की एक क्रिप्टोग्राफी है, तो देखिए आप इसमें तुक्का लगाइएगा, ये फिश है, उसे आप एक ही तरफ से काटते हैं ना, सिमेट्रिक रूप से काटते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। जंक ईमेल को आप क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। फिर आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ उसमें बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये काम नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फास्टेस्ट एंड
कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर यानी कौन सा तेज, बड़ा और सबसे महंगा लैपटॉप कंप्यूटर है, तो आप सभी को पता है सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर को जनक किसे कहते हैं? भाटकर साहब को कहते थे, विजय भाटकर को, ये भी आपको याद रखना, पेपर में आ सकता है। बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट होते हैं? तो आप सभी को पता है 2 होती हैं, 0 और 1। फिर आगे आइए, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, केबल वगैरह को ऐड करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो आप सभी को पता है, उन्हें पोर्ट कहा जाता है। फिर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? तो बेसिक मैंने आपको बताई थी बच्चों के लिए, C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पर पेंट ब्रश एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर आगे आइए, विच इज द वायरस स्प्रेड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में वायरस कैसे फैलता है? तो आप सभी को पता है कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू क्या फैलता है, कंप्यूटर वायरस फैलता है। अब एक्सेल जो स्प्रेडशीट होती है उसका क्या है, एक यहाँ पर हम डाटा एंट्री करते हैं। देखिए एक्सेल शीट कुछ इस प्रकार की होती है। अब उसमें हम डाटा एंट्री यहाँ करते हैं, तो इस फाइल वो पूछ रहा है कि इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। फिर आ गया मोडेम, क्या है? मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। डिजिटल को एनालॉग में करता है, बिल्कुल सही, तो दोनों ए बी दोनों सही है। फिर आगे ईथरनेट किसका इस्तेमाल, ईथरनेट किसका एग्जाम्पल है? तो लेन का वह एक एग्जाम्पल है जिसका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब रुक जाइए, अब थोड़े और बचे हुए हैं 20-25, उनको और हम कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। देखिए बहुत मेहनत लगती है, मेरा यही मानना है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे आपके साथ ही दिक्कत है। यहाँ पर हमने कम से कम 200 से 250 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको अभी इसे पूरा देखना है, बार बार देखिएगा। इतने ही प्रश्न पढ़ लिए सफिशिएंट है, क्योंकि ज़्यादा आपसे पढ़ाना नहीं है, तो मेरा यही मानना है जितना हो रहा है उतना ही आप पढ़ लीजिए। अब अगला प्रश्न है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी को पता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का क्या है, पूर्ण रूप है। अब हमारा अगला प्रश्न है, वैलिड इम्पैक्ट प्रिंटर का इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो आप सभी को पता है लेज़र क्या है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। मैंने दोनों का आपको डिफरेंस करके बताया था जब हमने कंप्यूटर पढ़ा था। तो लेज़र प्रिंटर क्या है, एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। डेजिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है? तो आप सभी को पता है एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर विंडो साउंड फाइल हैज बीन एक्सटेंशन, तो विंडो की जो साउंड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, WAV.WAV इसका एक्सटेंशन होता है। फिर आगे आइए, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होती है, वो क्या है? तो एक प्रकार की वह परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज के लिए क्या होता है, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता है। अब वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आप सभी को पता है एडोब फोटोशॉप एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड है, एंटीवायरस है। तो विंडोज 7 क्या है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने लगभग 200 से अधिक प्रश्न क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। ठीक है, इसका बचा पार्ट हुआ तो मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, पर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए एवं शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।